हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 9th का 11 चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे साउंड की यानी कि ध्वनि की। इस चैप्टर में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम जिनमें जनरल साइंस आती है, तो ज़रूर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट है, चाहे क्लास 6 हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, है ना। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट क्लास 9th में पढ़ते हैं वो तो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं ध्वनि की। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ध्वनि आखिर में जो साउंड हम सुनते हैं क्या वही ध्वनि है? हाँ, बिल्कुल वही ध्वनि है। बस उसको साइंस की भाषा में थोड़ी बहुत कोरिलेट करके आप लोगों को समझाया जाएगा। देखो, हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानवों मतलब कि मनुष्य, इंसान, ठीक है, पक्षियों, घंटियों जो मंदिर में घंटियाँ वगैरह रहती है, मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में स्वर्ण यानी कि सुनने का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है ना। बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। पिछले अध्याय में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही बात कहता है, ठीक है। अपन ने पढ़े थे जो भी, है ना। इसके अनुसार आप ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। आप इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि अभी यह ताली बजी तो ध्वनि उत्पन्न हुई। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? यानी कि आपको कोई ऊर्जा न लगानी पड़े और आप जो है ध्वनि उत्पन्न कर सकते हो क्या? ऐसा बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, साउंड कैसे उत्पन्न होता है और किसी माध्यम में यह किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो देखो, ध्वनि का उत्पादन कैसे हो रहा है, पहले वो पढ़ते हैं। एक स्वरित द्विभुज लीजिए और इसकी किसी भुजा को एक रबड़ के पेड़ पर मारकर इसे कंपित कराइए। इसे अपने कानों के समीप लाइए। क्या आप कोई ध्वनि सुन पाते हैं? बिल्कुल। कंपनमान स्वरित द्विभुज की एक भुजा को अपनी अंगुली से स्पर्श कीजिए। अपने अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांटिए। जब भी आप किसी के कुछ भी चीज़ देते हैं या किसी भी वस्तु को टकराते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, ध्वनि थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आने लग जाती है, ठीक है। बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि जब आप कोई फ्रिज से बोतल निकाल के लाते हैं पानी की तो वो ठंडी होती है। जब आप उसके ढक्कन को थोड़ा सा भी अगर लूज़ हो जाता है तो वो मतलब आवाज़ करने लग जाता है, ऐसे कुछ आवाज़ आने आपको लग जाती है। तो वो क्यों होती है? वो इसी कारण होती है कि उसमें ध्वनि है ना। अंदर से जो भी क्रिया हो रही है उसके दौरान उससे जो है गैस के रूप में जो है आपको ध्वनि सुनाई में दे रही है, ये होता है, ठीक है। अब देखो, अब एक टेबल टेनिस या छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागा जो रहता है उसकी सहायता से किसी आधार से आपको लटकाना है। एक लंबी सुई लेनी है और धागा लेना है। धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगाइए और सुई की सहायता से धागे को गेंद में आपको पिरानी है। पिरोने का मतलब समझ रहे हो, है ना। आपने पहले कंपन न करते हुए स्वरित द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कराना है। फिर कंपन करते हुए स्वरित द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कराना है। देखिए क्या होता है। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए और दोनों अवस्थाओं में अंतर की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये धागा दिख रहा होगा आपको, किसी चीज़ की इसको टांग दिया है। उसके नीचे आपको क्या लगा दिया है, यहाँ पर जो टेनिस की बॉल है उसको लगा दिया है, धागे से इसको बांध रखा है, ठीक है। आगे पीछे करते हैं तो कंपनमान जो स्वरित द्विभुज है उसमें कंपन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देखो ये धन होता है ना, करके देख लेना, नॉर्मल सा है। चलो, क्रियाकलाप 11.2 देखो। एक बीकर या गिलास को, गिलास ले सकते हैं या बीकर ले सकते हैं, को ऊपर तक पानी से भरिए। कंपनमान स्वरित द्विभुज की एक भुजा को चित्र 11.2 में दर्शाए अनुसार पानी की सतह से आपको क्या करना है, स्पर्श कराना है। ये देखो इस टाइप से स्पर्श कराना है। ये दिख रहा है आपको, गिलास है पानी का और यहाँ पर कंपनमान द्विभुज जो है स्वरित द्विभुज है, ठीक है। चलो, अब चित्र 11.3 में दर्शाए अनुसार कंपनमान स्वरित द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में आपको डुबाना है। देखिए कि दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। अपने साथियों के साथ जो है विचार विमर्श कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलो, अब ये जो कंपनमान है उसको अपन ने उल्टा करके इसमें डाल दिया है गिलास पानी में। देखो, कंपनमान स्वरित द्विभुज की दोनों भुजाएं पानी में डूब गई है। अब देखो,
उपरोक्त क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप किसी कंपनमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने स्वरित द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा, खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर, उसको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपनमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्य में वाक ध्वनि, मनुष्य में जो होती है ना वाक ध्वनि, उसके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं? बिल्कुल सुनेंगे जब वो पंख फड़फड़ाएगा तो। क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसी उत्पन्न होती है? आपने देखा होगा रात को जब आप सो जाते हैं, पूरी लाइटें ऑफ होती है, तो एक मच्छर आता है आपके कान में, तुन करता है, तो वो ध्वनि आपने सुनी है ना? उसी तरीके से मक्खी की ध्वनि भी सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है। यानी कि एक रबड़ को आपको एक साइड बांध देना है और एक तरफ से खींचना है। रबड़ वो जो मिठाई के पैकेट के ऊपर लगा हुआ आता है उस टाइप का, ठीक है। तो मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर जैसे कंपन होगा वही आप लोगों को सुनाई देगी मक्खी भिनभिनाने की, ठीक है। ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो ऐसे कीजिए और तने हुए रबड़ के छल्ले के कंपनों को आप लोग देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल जो चीज़ आप करते हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा कैसे क्या हुआ था, ठीक है। क्रियाकलाप 13.3 पढ़ते हैं। देखो, विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। आपने हारमोनियम देखा होगा, उसमें पीछे की तरफ जो है आप छोड़ेंगे तो ऐसी आवाज़ें आने लग जाएगी, ठीक है। तबले पर भी बजा के आप देंगे, जैसे ही उस पर तबले पर देंगे तो थोड़ी देर तक उसमें कंपन रहेगा। मस्जिदों में भी ऐसा ही सिस्टम है। विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों का कौन सा भाग कंपन करता है। देखो, अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि के संचरण की। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करते हुए वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है वो कहलाता है क्या? माध्यम, ठीक है। जहां से ध्वनि निकल रही है, संचित हो रही है, उसको कहेंगे क्या हम? माध्यम। यह ठोस भी हो सकता है, द्रव्य और गैस भी हो सकता है। इस ठोस से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपनमान कर देती है। यह कण कंपनमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पाते हैं, नहीं पहुंचते। सबसे पहले कंपनमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था में जो है विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से जो है विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है ना। निकटवर्ती कणों को ये उसी तरीके का है जैसे कोई गाय सो रही है, आप वहां पर भगते हुए जाते हैं तो गाय चमक के मारे उठ के चल जाती। तो उसी तरीके का यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं कि जो कण विराम अवस्था में है वो विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में वापस लौटते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती है। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के कण नहीं, माध्यम से होता हुआ संचित होता है, याद रखेंगे। अब आपके क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि तरंग विक्षोभ है या तरंग कण है या क्या है? तो देखो, तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। यह कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण जो है स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। माध्यम के जो कण हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो उसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ है वो आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि को क्या करते हैं? तरंग के रूप में जाना जा सकता है, बिल्कुल। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। याद रखेंगे कि ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। ध्वनि के संचरण के लिए सबसे ज़्यादा सामान्य माध्यम कौन सा है? वायु। जब कोई कंपनमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस क्षेत्र को हम कहेंगे क्या? संपीड़न। सी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल सी से। यह संपीड़न कंपनमान वस्तु से दूर आने की ओर गति करता है। जब कंपनमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन
आर कहते हैं। याद रखेंगे। यहाँ पर सी आपने देखा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये संपीड़न का सी है या कार्बन का सी है। तो देखो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें हो तो वहाँ पर कार्बन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की बातें हो रही है तो संपीड़न सी से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखेंगे। तो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहेंगे, विरलन कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है और यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगे बनाती है जो माध्यम से होकर संचरित होती है। याद रखेंगे। संपीड़न उच्च दाब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको पढ़ने से क्या फ़ायदा। एनसीईआरटी में से एक एक लाइन से क्वेश्चन आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो बन ही जाता है और जो बच्चे 9वीं क्लास में उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही। तो देखो, इस टाइप से यहाँ पर वाइब्रेशन होता है पूरा। तो सी यानी कि संपीड़न होगा, आर विरलन होगा, सी संपीड़न, आर एक श्रेणी के तौर पर चलता है पूरा प्रोसेस। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी का क्षेत्र है कि विरलन निम्न दाब का क्षेत्र होता है। याद रखेंगे, जो आपका संपीड़न है उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था यहाँ पर। हाँ, संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को, कम घनत्व कम दाब को। याद रखेंगे कि माध्यम में जो कणों का अधिक घनत्व है वो अधिक दाब को दर्शाएगा, कम घनत्व है तो कम दाब को दर्शाएगा। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में देखा जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे देखो, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। ये याद अब देखना, इसका आंसर आप खुद ही निकाल सकते हो, क्यों पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है। देखो, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ऐसा डाउट है तो टेंशन मत लो, पूरी एक सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें जितने भी उदाहरण हैं, जो चीज़ें हैं वो सब भी आपको करा दी जाएगी। टाइम लगेगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यहाँ पर पहला क्वांटा आया है, इसमें लिखा हुआ है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। देखो, अब क्रियाकलाप करते हैं, समझते हैं। एक सिल्की लीजिए। अब सिल्की को चित्र 11.5 में दर्शाए अनुसार खींचिए। अपने मित्र को, अब हम पहले देख लेते हैं सिल्की क्या होता है। ये स्प्रिंग टाइप में आपको दिख रहा होगा, दिख गया। ठीक है। देखो, दर्शाए अनुसार अपने मित्र को और एक तरफ से आपको पकड़ना है। ठीक है। आप क्या देखते हैं, यदि आप अपने हाथ से स्लिंग को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते हैं, खींचते हैं, तो आप क्या देखेंगे, इनों में क्या हो जाएगा, इनों के कुछ स्प्रिंग बड़ी छोटी हो जाएगी। तो सी आर मतलब कि संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, इस टाइप से हो जाएगा। यह याद रखेंगे। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग है। यदि आप स्लिंकी पर एक चिन्ह लगा दें तो आप देखेंगे कि स्लिंकी पर लगा चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर आगे पीछे क्या करता है, गतिगत। समांतर मतलब कि उसी दिशा में आगे पीछे गति करेगा। उन क्षेत्रों को जहाँ स्लिंकी की कुंडलियाँ पास पास आ जाती है, संपीड़न सी कंप्रेस्ड जो होता है, संपीड़न जो होता है, उन क्षेत्रों को जहाँ कुंडलियाँ दूर दूर हो जाती है विरलन आर कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों और विरलनों के रूप में संचित होती है। जब आप किसी सिल्की में विक्षोभ के संचरण और किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं तो यह तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। पहली बात याद रखेंगे, यदि आप स्लिंकी में विक्षोभ के संचरण और किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं तो ये तरंगे कौन सी है, अनुदैर्ध्य तरंगे। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा की क्या रहेगा, समांतर, यानी कि उन्हीं की दिशा में रहेगा। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचित होती है, अतः ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्वेश्चन बन जाएगी निम्न में से ध्वनि तरंगे क्या है, तो आपको दिखने को मिलेगा अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, है ना, जो भी तरंगे, फिर अनुदैर्ध्य आपको टिक करना। यदि आप स्लिंकी के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं तब भी दाएं बाएं हिलाएंगे तो भी उसमें क्या होगा, तरंग उत्पन्न होगी। इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को हम कहते हैं क्या, अनुप्रस्थ तरंग। अगर कंपन ऊपर नीचे हो रहा है तो अनुप्रस्थ तरंग वाला टिक करेंगे, कंपन आगे पीछे समांतर हो रहा है तो अनुदैर्ध्य तरंग टिक करेंगे। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। उसमें तो समांतर हो रहा था अनुदैर्ध्य में, और यहाँ पर क्या हो गया, लंबवत होगी गति। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे का एक उदाहरण है। यह याद रखेंगे, निम्न में से अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन आपको मिलेगा, तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर,
दूसरा कुछ और, तो इस टाइप से आपको टिक कर देना है। तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। प्रकाश, अगर आपसे पूछ ले प्रकाश कौन सी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ का मतलब आप समझ रहे होंगे कि लंबवत चलती है। किसी प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों और उसके दाब या घनत्व के नहीं होते। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती है, याद रखेंगे। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी के लिए उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। देखो आगे जब बड़े होंगे तो इस टॉपिक पे जैसे आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, तो आने वाली क्लासों में आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रकार। फिर आने वाली क्लासों में आप आगे जो बड़ी कक्षाएं जाएगी, जैसे उस फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रकारों में भी आपने जो जो प्रकार बताए थे उनके एक एक के बारे में डेप्थ में पढ़ोगे। फिर आगे उनके उदाहरणों के बारे में पढ़ोगे। तो बड़ी कक्षा में आप लोग देख लेना। अभी तो यहाँ पर 11वीं तो पास करो। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। पहला होता है आवृत्ति, दूसरा होता है आयाम, तीसरा होता है वेग। ध्वनि तरंग को ग्राफिक के रूप में चित्र 11.6 सी में दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व और दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व और दाब दोनों ही उसके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। चित्र 11.6a 11.6b प्रदर्शित करते हैं कि जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचित होती है, घनत्व और दाब में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। अब देखो संपीड़न क्या होता है। देखो संपीड़न वह क्षेत्र है जहां कण पास पास आ जाते हैं। इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। यहाँ पर वक्र का ऊपरी भाग आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा क्या? देखो ऊपरी भाग में यहाँ पर दिखाया गया है। चलो 11.6 और 11. ये देखो नीचे आएगा शायद, है ना? यहाँ देखो इस टाइप से ये दिखाया गया है। 11.6 वाला डायग्राम है ABC। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर देखो, वापस से हम यहाँ पर आ जाते हैं। खाते हम यहाँ, ये सारा पढ़ ही लिया था हमने। ध्वनि तरंग को ग्राफिक के चित्र 11.6 सी में दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व और दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व और दाब दोनों ही उसके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। चित्र 11.6a 11.6b प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचित होती है तो घनत्व और दाब में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखो संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण पास पास आ जाते हैं। इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व और दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन जो है निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। ये याद रखेंगे कि घनत्व और दाब संपीड़न में तो अधिक होते हैं, लेकिन विरलन में निम्न दाब के क्षेत्र हैं जहाँ कण दूर दूर होते हैं, उन्हें गांठी से प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें वक्र के निम्न भाग से दिखाया गया है। शिखर को तरंग या तरंग का श्रृंग और गांठी को ग्रत कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को मैं समझाता हूँ शिखर क्या होता है और गांठी क्या होती है। ये देखो यहाँ आपको दिखा होगा, ये ऊपर का जो एरिया है ये वाला, इसको कहेंगे श्रृंग, और जो नीचे का एरिया है ये इस टाइप से यहाँ पर, इसको कहेंगे क्या? ग्रत। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो वापिस से आ जाओ भाई, कहाँ थे हम? यहाँ। अब देखो दो क्रमागत संपीड़नों यानी कि C, दो क्रमागत विरलनों R के बीच की दूरी को हम कहेंगे तरंग दैर्घ्य। यानी कि दो क्रमागत संपीड़न और दो क्रमागत विरलन के जो बीच की दूरी है उसको कहेंगे तरंग दैर्घ्य। यानी कि लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रीक अक्षर है लैम्डा, याद रखेंगे। तरंग दैर्घ्य को साधारणतः लैम्डा यानी कि इस टाइप से बनेगा। ये देखो ये लैम्डा है, ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है, ये याद रखना आपको है। सॉरी। अब देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, देखो उनके बारे में पढ़ते हैं। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म 22 फरवरी 1857 को हेम्बर्ग जर्मनी में हुआ। उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की। आवर्ती के SI का मात्रक SI मात्रक का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। जो आवर्ती का SI मात्रक है हर्ट्ज, वो इनके सम्मान में रखा गया है। आवर्ती से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है। आवर्ती क्या होती है? बार बार जो चीज़ें हो रही है वो आवर्ती कहलाती है। मान लीजिए आप किसी डोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं। आप डोल को 1 सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वह
आपके द्वारा डोल को पीटने की क्या होगी, आवृत्ति होगी। हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचित होती है तो माध्यम का घनत्व, ये देखो इस टाइप से पहले हम चित्र को समझते हैं। देखो बेटा, घनत्व विभिन्नताएं, स्पीकर यहाँ पर है, इससे ध्वनि निकल रही है। यहाँ पर सी यानी कि संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, इस टाइप से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, सब एक के बाद एक श्रेणी क्रम। स्पीकर की जो ध्वनि है उनकी जो है डायरेक्शन ऐसे देखो आप, देखो मैं बताता हूँ। आप जब भी कोई डीजे की कोई मशीन होती है, डीजे वगैरह चलते हैं गांव में, वहाँ पर एक मशीन होती है, उस मशीन में आप देखना जो ध्वनि तरंगे हैं, यानी कि जो आप नीली लाल नीली पीली लाइटें हैं वो ऊपर नीचे होती रहती है, बेस की तरह से ऊपर नीचे ना, तो वही होती है, सारा सी आर के फॉर्म में होती है, सी आर सी आर सी आर सी आर। चलो, घनत्व और दाब जो है, ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है वो तो होगा क्या, श्रृंग, और जो नीचे वाला दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, ग्रत हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है क्रमागत तौर से वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आवर्त यहाँ पर कहाँ तक आ गए हम, ये देखिएगा। अब यहाँ देखो, अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है, आवर्ती, यानी कितनी बार वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो चीज़ रिपीट हो रही है कितने टाइम के लिए, तो वही उसकी आवर्ती हो जाएगी। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाली संपीड़नों और विरलनों की संख्या की गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसे सामान्यतः वी यानी कि ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक होगा हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है प्रतीक होता है HZ। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। ये याद रखेंगे कि दो क्रमागत संपीड़नों, दो क्रमागत विरलनों की किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को हम तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से निरूपित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। आवर्ती तथा आवर्तकाल के बीच संबंध को हम निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। v बराबर क्या होता है, आई 1/t। v बराबर क्या होगा, 1/t। ये होता है आवर्तकाल, ठीक है भाई। आगे चलो। इस प्रकार एक उच्च तारतम्य की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न और विरलन की अधिक संख्या गुजरती है। किसी आर्केस्ट्रा यानी कि वाद्य वृंद में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम वायु से चलती है और हमारे कानों तक एक ही समय में पहुंच सकती है। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियाँ एक ही चाल से चलती है, लेकिन जो ध्वनियाँ हम ग्रहण करते हैं वो भिन्न भिन्न होती है। ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण है। तारतु इनमें से एक अभिलक्षण होता है, ये याद रखेंगे। आगे देखो, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारतम्य कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारतम्य भी उतना ही अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारतम्य कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है, जैसा कि चित्र 11.7 में दर्शाया गया। ये देखो इस टाइप से दर्शाया गया है, अभी समझाते हैं आपको। देखो, विभिन्न आकार आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती है और विभिन्न तारतम्य की ध्वनियां उत्पन्न करती है। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे साधारणतः अक्सर ऐसे जो है निरूपित किया जाता है। जैसा कि चित्र 11.6 सी में दिखाया गया है कि ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा, ठीक है ना। ध्वनि के लिए इसका मात्रक क्या होगा, दाब होगा या घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुलता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारें तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, मीठी सी ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगर हम जोर से मेज पर मारेंगे तो क्या होगा, प्रबल ध्वनि उत्पन्न होगी। और वो एक कारण बता सकते हैं, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम और प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से समृद्ध है। चित्र 11.8 में समान आवृत्ति की प्रबल मृदु ध्वनि की तरंग आवृत्तियां प्रदर्शित की गई है। यहाँ देख लीजिएगा, यह होती है निम्न तारतम्य की ध्वनि। जब आप मेज पर धीरे से मारते हैं तो इस टाइप से यहाँ पर दिखेगा। तरंग विक्षोभ आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, उच्च तारतम्य की ध्वनि का, ठीक है। यहाँ देखो तरंग विक्षोभ मृदु ध्वनि इस टाइप से निकलती है और इस टाइप चलती है।
और जब प्रबल ध्वनि होती है तो ऊपर नीचे, ये देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ज़्यादा वॉल्यूम हो गया। चलो, ध्वनि की यह गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को हम कहेंगे टोन, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को हम कहेंगे स्वर यानी कि नोट। ठीक है, और यह सुनने में सुखद होती है। शोर जो है नॉइस कर्णप्रिय नहीं होता, जबकि संगीत सुनने में जो है सुखद होता है। यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? प्रबलता और तारतत्व। अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारतत्व अधिक है? गिटार, कार का हॉर्न। देखो, तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। मान लो तरंग वेग किसे कहा जाता है? तो देखो, तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न और एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। तो दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। समय को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बटा में यहाँ पर टी लिख दिया, तो बराबर यहाँ पर लैम्डा इंटू 1/t भी आप लिख सकते हैं। देखो, यहाँ जो लैम्डा है ये ध्वनि की तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य मतलब क्या होता है? संपीड़न और विरलन के मध्य की जो दूरी है वही तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ पर लैम्डा इसलिए यूज किया जा रहा है, वरना डी यूज करते दूरी के लिए। ठीक है, यहाँ लैम्डा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य है। यह तरंग द्वारा एक आवर्तकाल टी में चली गई दूरी, अतः म्यू बराबर लैम्डा म्यू यहाँ पर जो है 1/t को जो है आवर्तकाल को यहाँ पर जो है म्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आवृत्ति से। अब देखो, ये म्यू का सिंबल है, आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहेंगे वेग, सॉरी ये वी का सिंबल है, इसको कहेंगे वेग, बराबर यहाँ पर लैम्डा म्यू हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य इंटू आवर्ती। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवर्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। यहाँ उदाहरण आता है आपके सामने 11.1। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? तो इसको सोल्व करते हैं। दिया हुआ आवृत्ति यहाँ पर दे रखी है 2 किलो हर्ट्ज, तो इसको हर्ट्ज में बदलने के लिए क्या करेंगे? पहले 2000 यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे 2 को, तो 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। तरंग दे रहे यहाँ पर क्या है? 35 सेंटीमीटर में दे रखी है। मीटर में बदलने के लिए इसको भाग दे देंगे, 0.35 मीटर आ जाएगा। हम जानते हैं कि तरंग वेग v बराबर हो जाएगा तरंग दे रहे इंटू आवर्ती। v बराबर क्या हो जाएगा? म्यू लैम्डा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ आपको दिखी होगी। क्या हुआ यहाँ पर जो वेग है वो v से रिप्रेजेंट करना था, जबकि यहाँ पर म्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो ऊपर का जो ये जो आपको दिख रहा है ये इसके हिसाब से हो रहा है, इसके हिसाब से है ना, वो इसके हिसाब से नहीं है। वेग मतलब v, तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा इंटू आवृत्ति को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डाउट में मत रहना। चलो, फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपन? वो सूत्र लगाएंगे, v तरंग वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य है यहाँ दिख रहा होगा 0.35 मीटर में अपन ने चेंज किया था। हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति थी तो 2000 हर्ट्ज हो गया, तो 700 मीटर पर सेकंड हो गया। तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। आपसे ये तो पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसको क्या करेंगे? समय बराबर दूरी बटे वेग, तो दूरी यहाँ पर हो जाएगी 1.5 इंटू 1000, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदल देंगे। अपन वेग यहाँ पर 700 मीटर पर सेकंड अपन ने निकाला था, या इसको 700 मीटर सेकंड इनवर्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको काट पीट करेंगे तो 2.1 यहाँ पर आ जाएगा। ध्वनि 1.5 किलोमीटर तय करने में 2.1 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे कि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवर्ती, आवर्तकाल, आयाम से आप क्या समझते हैं? अभी हमने करा, आप देख लेंगे। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवर्ती उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? तो वही अभी सूत्र आपने जस्ट देखा ही था। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज और वेग 440 मीटर सेकंड है, तो इस तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना आपको करनी है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है, तो स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल लगेगा? ठीक है, चारों क्वेश्चन कर लेना, नहीं आते तो कोई बात नहीं, कमेंट में बता देना, एक वीडियो आएगी, है ना। चलो, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। याद रखिएगा कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्दों का पर्याय के रूप में जो है प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ एक ही नहीं है, दोनों का मतलब अलग है, पर कभी कभी हम यूज कर लेते हैं। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की
संवेदना की माप है। यद्यपि दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान क्या करते हैं, इसके लिए अधिक संवेदनशील है। तो ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर अभी जस्ट देखा ही है। चलो, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचित होती है। किसी पटाखे या टंडित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस पहले आपको बिजली कड़की हुई दिखाई देगी, फिर आपको आवाज़ सुनाई देगी, है ना। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिससे संचरित होती है। आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर जो है निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं, ध्वनि की चाल कम होती जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है 331 मीटर पर सेकंड तथा 22 सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर तो कितनी रहेगी वायु में ध्वनि की चाल, 331 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 22 सेल्सियस पर कितनी रहेगी यहाँ पर आपके साथ, यहाँ पर 22 पर होगी आपकी 344 मीटर पर सेकंड। सारणी 11.1 में विभिन्न माध्यमों में एक विशेष ताप पर ध्वनि की चाल को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, याद रखने की इसको आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। सॉरी, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है ध्वनि की चाल यहाँ पर देखो। अवस्था पदार्थ चाल मीटर पर सेकंड में। ठोस एल्यूमिनियम की जो है 64-20 है, निकेल की 60-40, स्टील की 59-60, लोहा की जो है 59-50, पीतल की 4700, कांच फ्लिट की जो है 3980 है। द्रव्य की बात करें तो समुद्री जल जो है 1531, जल आसुत जल है तो 1498, इथेनॉल है तो 1207, मिथेनॉल है तो 1103। गैस की बात करें, हाइड्रोजन की 1284 है, हीलियम की 965, वायु की 346, ऑक्सीजन की 316 और सल्फर डाइऑक्साइड की 213। कमेंट में बताएंगे सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। वायु, जल तथा लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो आप लोग इसका आंसर भी खुद ही देंगे। अब देखो, ध्वनि का परावर्तन। किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है और परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका अध्ययन आप अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। परावर्तन सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा में तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण के आपस में बराबर होती है। ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होगी। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, जो चाहे पॉलिश किए हुए हो या खुरदरे हो। ठीक है, यहाँ आपको क्रियाकलाप 11.5 देखने को मिल रहा होगा। देखो, चित्र 11.9 की भांति 2 एक जैसे पाइप आपको लेने हैं। आप चार्ट पेपर की सहायता से ऐसे पाइप बना सकते हैं। पाइपों की लंबाई जो है पर्याप्त होनी चाहिए, है ना, जिन्हें दीवार के समीप किसी मेज पर व्यवस्थित कीजिए। एक पाइप के खुले सिरे के पास एक घड़ी रखिए। दूसरे पाइप की ओर से भी घड़ी की ध्वनि सुनने की कोशिश कीजिए। दोनों पाइपों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए जिससे कि आपको घड़ी की ध्वनि अच्छी प्रकार स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगे। इन पाइपों और अभिलंब के बीच के कोणों को मापिए और इसके बीच के संबंध को देखिए। दाईं ओर के पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाइए और देखिए क्या होता है। इस क्रियाकलाप में घड़ी के स्थान पर किसी कंपन मोड पर रखे मोबाइल फोन का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको ध्वनि का परावर्तन। यहाँ घड़ी है और यहाँ कान है आपका, तो आपको जो है वॉल्यूम सुनाई देगी नहीं देगी वो दीवार और मेज यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। अब देखो प्रतिध्वनि क्या होती है ना। प्रतिध्वनि क्या होती है कि जब आप किसी खाली कमरे में बैठे हैं, आप चिल्ला रहे हैं तो वही ध्वनि आपको वापस से सुनाई दे, तो वही होती है प्रतिध्वनि। देखो, किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएंगे या ताली बजाएंगे तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग जो है 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे कि 22 सेल्सियस पर ध्वनि की चाल सुनते हैं
तो 344 मीटर पर सेकंड, और जीरो पर कितनी होती है आप कमेंट करके बताना, अभी जस्ट पढ़ा है। मान लें तो ध्वनि को अवरोधक सतह 344 मीटर पर सेकंड मान लें तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने, परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने और वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 344 मीटर पर सेकंड इंटू 0.1 सेकंड यानी कि 334.4 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाती है, क्योंकि ताप के साथ जो है ध्वनि के वेग में परिवर्तन होगा, ये तो आप जानते हैं। ध्वनि के बारंबार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियां भी सुनाई दे सकती है। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों और भूमि से जो है बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अब देखो अनुरणन, हम पढ़ रहे हैं अनुरणन, ठीक है। किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है, जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि यह सुना ही ना पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध होती है अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों, दीवारों पर जो है ध्वनि अवरोधक पदार्थों जैसे कि संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर, पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ पर उदाहरण 11.2, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड ली जाती है या मीटर पर सेकंड इनवर्स ली जाती है तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी। तो ध्वनि की चाल v बराबर कितनी दे रखी है 346 मीटर पर सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने में लगा समय कितना लग रहा है t बराबर 2 सेकंड। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे दूरी का v इंटू टी, ठीक है, चाल इंटू समय। तो यहाँ पर 346 इंटू 2 कर देंगे। इनों के जो मात्रक है उन्हों को मात्रक से मात्रक उड़ा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा क्या मीटर, ठीक है। 2 सेकंड में ध्वनि ने चट्टान और मनुष्य के बीच की दोगुनी दूरी तय की है। अतएव चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी 692 मीटर बटे 2 बराबर यानी कि 342 मीटर हो जाएगी, याद रखेंगे। आगे देखो, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोत और परावर्तक सतह के बीच जो है आपको दूरी निकालनी। सेम ये चीज़ फॉलो करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे 342 इंटू 3 कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें 2 का भाग दे दबा के काम फ्री कर देना। यही करोगे, 2 का क्या 3 का, 3 सेकेंड है ना 3। अब देखो ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुर्रे तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि सभी जो है ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है, जैसा कि चित्र 11.10 में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ध्वनि मेगाफोन है यहाँ पर, और यहाँ हॉर्न आपको दिख रहा होगा। इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है और यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। अब यहाँ पर स्टेथोस्कोप की बात करते हैं। स्टेथोस्कोप जब आप डॉक्टर के गले में देखते होंगे जरूर, है ना। देखो स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र होता है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है लब डब वाली, उसको सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक यहाँ पर पहुँचते हैं। इस टाइप से आपको देखा होगा, है ना। स्टेथोस्कोप होता है वो जो डॉक्टर गले में टाँके रहते हैं। यहाँ पर देखो कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए, जैसा कि चित्र 11.12 में दर्शाया गया है। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है जिससे कि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से जो है पूरे हॉल में फैल जाती है। ये देखो इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, ये सम्मेलन कक्ष है, इसमें वक्राकार छत है, इसकी वजह से आपको सबको सुनाई देती है। इस टाइप का यहाँ पर बड़े हॉलों में ध्वनि पट्ट आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न है कि कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती है, तो आपको जवाब मिल ही गया होगा कि इससे क्या होता है कि जो परावर्तन के यहाँ पर जो है सभी भागों में ध्वनि पहुंच जाए, इस वजह से वक्राकार होती है। अब यहाँ पर देखो सर्वता का परिसर पढ़ लेते हैं।
हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी कि 1 हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकंड होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जो जो व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुगराई होते जाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को हम क्या कहेंगे? अवश्रव्य ध्वनि। याद रखेंगे, 20 हर्ट्ज से कम की जो भी ध्वनि आवृत्तियां हैं उनको हम कहेंगे अवश्रव्य ध्वनि। यदि हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसा कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। राइनोसियस यानी कि गेंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। हेल तथा हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रगति तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को प्राश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की अवश्रव्य और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को पराश्रव्य। डॉल्फिन, चमगादड़, पारपोइस जैसी जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के शलभों के स्वर्ण यंत्र अत्यधिक सुगराई होते हैं। ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति को चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी जो है पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। यहाँ देखो, श्रवण सहायक युक्ति। जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जिसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और एक जो है स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देती है और एम्पलीफायर क्या करता है? इन विद्युत संकेतों को परिवर्तित कर देता है। यह संकेत स्पीकर द्वारा जो है ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित हो जाते हैं और यह ध्वनि तरंगे कान के डायफ्राम पर आपतित होती है और ध्वनि को साफ सुनाई देता है। मतलब व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। ठीक है, साफ मतलब साफ नहीं, साफ, क्लियर। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोता परास क्या होता है? निम्न से संवर्धित आवृत्तियों का परास क्या होता है? अवश्रव्य और पराध्वनि। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से जो नीचे की ध्वनियाँ है वो अवश्रव्य और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनियाँ हैं वो पराध्वनि। ठीक है, पराध्वनि के अनुप्रयोग अब हम पढ़ रहे हैं। पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं जो कि हमने देखा कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की। तो पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। पराध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इन विलयन में जो है पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई, गंदगी के कारण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों, पिंडों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। धात्विक घटकों को प्राय बड़े बड़े वाहनों, पुलों, मशीनों, वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगे धातु के ब्लॉक से गुजारी प्रेक्षित की जाती है और प्रेक्षित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगे परावर्तित हो जाती है और दोष की उपस्थिति को यहाँ पर दर्शाती है। इस टाइप से आपको पराध्वनि तरंगे दिखेगी, संसूचक यहाँ पर दिखेंगे, धातु का ब्लॉक दिखेगा और यहाँ पर दोष आपको दिख जाएंगे जो भी उत्पन्न होता है। ठीक है, साधारण ध्वनि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है दोषयुक्त स्थान के कोणों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है, इसलिए इन ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है और इस तकनीक को कहा जाता है इकोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी। आपने सुना होगा नॉर्मली ईसीजी कर दो तो वो क्या होती है? इकोकार्डियोग्राफी। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे कि यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है।
यह संसूचक को शरीर की असमानताएं जैसे पित्ताशय, गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न गुर्दे में पथरी तथा यहाँ पर क्या था, हमने क्या पढ़ा था, गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में अबूर्द यानी कि ट्यूमर का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीक में क्या होता है कि पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती है तथा उस स्थान से परिवर्तित हो जाती है जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाए। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर जो है मुद्रित किया जाता है। इस तकनीक को कहेंगे क्या, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग जो है आपने देखा होगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका गर्भकाल मतलब जो भी गर्भ है कैसा विकसित हुआ है, कितना बड़ा है, ये सब चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है। उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच, उनके जन्मजात दोषों, उनकी वृद्धि की अनियमितताओं को पता लगाने में किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। यह कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब आपने क्या सीखा पूरे चैप्टर में वो देख लेते हैं। तो ध्वनि वाले चैप्टर में हमने सीखा कि विभिन्न वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है क्या, ध्वनि। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होती है जो कि समांतर होगी, याद रखेंगे। ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों और विलयनों के रूप में संचित होती है और क्रमागत संपीड़नों और विलयनों के बीच की जो दूरी है वो तरंगदैर्घ्य भी कहलाती है, ये भी याद रखेंगे। ध्वनि तरंग संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही जो है संचित होते हैं। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से एक दोलन पूरा होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है ध्वनि की तरंगदैर्घ्य कहलाती है ना। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को हम कहेंगे क्या, आवर्तकाल। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती को जो है यहाँ पर म्यू बराबर 1/t से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ध्वनि का वेग क्या होगा, v। आवर्ती क्या होगा, म्यू। तरंगदैर्घ्य क्या होगी, लैम्डा। तो संबंध क्या हो जाएगा, v बराबर म्यू लैम्डा। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचित होने वाले माध्यम की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है, ये याद रखेंगे। अब देखो, ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा, परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब के समान कोण बनाते हैं और तीनों एक ही तल में आपको देखने को मिलते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए, ठीक है। किसी सभागार में ध्वनि निर्बद्ध बारंबार परावर्तन के कारण होता है और इसे अनुरणन कहते हैं। ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता, गुणता संगत तरंगों के गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की जो है शारीरिक अनुक्रिया है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत प्रयास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है। अगर 20 किलो हर्ट्ज से कम की यहाँ पर ध्वनि है तो अवश्रव्य ध्वनि, और उस 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि है तो पराध्वनि। श्रव्यता के प्रयास कम आवृत्तियों की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि, श्रव्यता के प्रयास से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। पराध्वनि के चिकित्सा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अधिक उपयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर आपके अभ्यास प्रश्न आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन एग्जाम हो या जो 9th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप इनको कीजिएगा। अगर नहीं भी होते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, एक पूरा सेशन आएगा जिसमें आपको ध्वनि के जितने भी क्वेश्चन हैं उदाहरण सब बता दिए जाएंगे, है ना। आपसे हो सकता है तो कोशिश पूरी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 11th चैप्टर था क्लास 9th विज्ञान विषय का वो कंप्लीट हो गया है और इसके बाद 12th चैप्टर भी अपन करा देंगे। उसके बाद जो 13वां 14 चैप्टर है उसमें कोई लेना देना नहीं है, वो नॉर्मल है, उनको हम छोड़ देंगे। बाकी 12 तक जो है चैप्टर आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, यानी कि जितने भी चैप्टर होंगे वो सब कंप्लीट करा देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।